अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने आज ये पढ़ना है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। अब जनरली क्या होता है कि आप जो है वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स ले रहे हो, उनसे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनके दरमियान में जो रिएक्शन होता है वो एक रिएक्शन का रेट हमेशा जो है वो दूसरे रिएक्शन से वेरी करेगा। ऑब्वियसली बात है ना, आपने एक रिएक्शन करवाया, डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए, उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट बना, उनमें जो रिएक्टेंट्स के कंज्यूम होने का रेट है वो ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंट होगा दूसरे रिएक्शन के। लेकिन इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही आप रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें रिएक्टेंट सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, लेकिन फिर भी रिएक्शन का रेट जो है वो डिफरेंट होता है अगर आप कंडीशन चेंज कर दोगे। तो आज हम वो पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे बच्चे असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर आप जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर दो केमिकल रिएक्शन में तब क्या होगा। थर्ड है सरफेस एरिया। द लास्ट वन इज कैटलिस्ट। आज हम जो है वो फर्स्ट 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ फैक्टर और इसकी टाइप जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास ना एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, ठीक है, इसी तरह एक बॉक्स जो है वो यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इधर हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स चलो ये हैं, इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कुछ पार्टिकल्स ये भी हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी है। क्लियर है? अब हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें ये पार्टिकल्स हैं, उसमें देखो कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देख लो तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं। जब पार्टिकल्स बच्चे ज्यादा होते हैं तो मीन्स कोलिजन ज्यादा होता है। जब कोलिजन ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना। तो इट मीन्स दैट कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन ज्यादा होता है। अब आप खुद देखो इस वाली डायग्राम में क्या होगा, मोर कोलिजन होगा, तो कंपैरेटिवली क्या होगा, लेस कोलिजन होगा। अगर तो कोलिजन इफेक्टिव होगा तो इफेक्टिव कोलिजन क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। मींस अगर यहाँ पे कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही है, ठीक है। तो मींस कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से कोलिजन ज्यादा होता है, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसी तरह बच्चों यहाँ पे ना हमने अगर आपको याद हो हमने 10th में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ, जितनी ज्यादा greater concentration of reactants directly proportional to rate of chemical reaction, यानी इससे क्या होगा, rapidly chemical reaction जो होगा, ठीक है, more rapidly chemical reaction proceed, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी उतना ही रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर? तो ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स मोर रैपिडली केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। रीजन क्या है यहाँ पे, अगर हम रीजन लिखें, ये मैंने अभी आपको डायग्राम में रीजन बताया था कि अगर हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जब कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट जो होता है वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से कोलिजन ज्यादा आता है, कोलिजन ज्यादा होगा, पार्टिकल कोलाइड ज्यादा करेंगे, कोलाइड ज्यादा करेंगे तो मींस उनके पास एबिलिटी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी के बैरियर को ओवरकम करें और कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में। क्लियर? अगर कंसंट्रेशन ही कम होगी, कोलिजन ही कम होगा, तो एनर्जी के बैरियर को पार्टिकल जो है वो कम ओवरकम करेंगे। एनर्जी बैरियर मीन हम एक्टिवेशन एनर्जी का एक हमने बेंचमार्क सेट किया हुआ था ना, उसकी बात कर रहे हैं। फिर कम पार्टिकल जो है वो एनर्जी के बैरियर को ओवरकम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट भी उसी की कंडीशन में बनेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा कोलिजन, जितना ज्यादा कोलिजन उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा।
क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया फैक्टर ये। सेकंड फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर का। सिंपली पहले तो ये टेम्परेचर है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इसमें ना हम बेसिकली ग्राफ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ बताएंगे। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताया था, तो इसलिए अपने नेम पे ही इन्होंने रखी है इसका नाम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीज करने से जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। मीन्स अगर आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, या तो क्या होगा डबल, ठीक है, या ट्रिपल। तो ये ऑब्जर्व किया गया है। क्लियर हो गया। पहले हमने क्या कहा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं, 10 डिग्री मीन फॉर एग्जांपल है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, हमने 10 डिग्री इंक्रीज किया, 35 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया। क्लियर है। तो ये जो 10 डिग्री टेम्परेचर का इजाफा हुआ है ना, हर 10 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो डबल होगा और या ट्रिपल होगा। और यही बात जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बताई गई। अब टेम्परेचर का जो है वो इफेक्ट कैसे होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखो, जब आप बच्चों टेम्परेचर को करते हो इंक्रीज, फॉर एग्जांपल जब हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को किया बच्चों इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं कुछ भी हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल जो है वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो मीन्स हमारे पास कोलिजन क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा। अब जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन का रेट भी फिर इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स टेम्परेचर के इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज करती है। जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड ज्यादा करेंगे। कोलिजन ज्यादा होगा तो इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, और कोलिजन के ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। ये तो हमने पहले कंसंट्रेशन में भी पढ़ लिया। क्लियर है। अब हम बेसिकली बच्चों बनाते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है क्या, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमारे पास बच्चों मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये हमें क्या बताती है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के बारे में बताती है एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। ये जो कर्व हमने बनानी है ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सर्टेन टेम्परेचर। जाहिर सी बात हम कंपैरिजन करेंगे कि जो पहले टेम्परेचर था उससे हमने जब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा। हमारे पास ना यहाँ पे एक है रिएक्शन हो रहा, ठीक है, ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने कोई भी चीज़ जो है वो फिल की हुई है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने फिल की है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो 3 तरह की एनर्जी पे होंगे। 3 तरह की एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो सबसे नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी लो एनर्जी होगी, ठीक है। अब जो ये वाले पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, एवरेज होगी, ठीक है, मॉडरेट जिसको हम बोलते हैं। और जो ये वाले हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, ठीक है। अब बच्चों हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये ना लग रहा हो कि नीचे वाले पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं होता। जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं ना तो उनमें वाइब्रेशन होती है, पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जब टकराएंगे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। जब वो एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उनकी खुद की एनर्जी जब कम होती है तो वो वापस फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पे ये 2 पार्टिकल्स हैं, ये जब इससे टकराएगा तो अपनी एनर्जी इसको दे देगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये वापस नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, लो। दरमियान में जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एवरेज या मॉडरेट। और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी होगी हाई, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में बच्चों 3 तरह की एनर्जी होती है। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी लो होगी, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी मॉडरेट होगी और कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी होगी हाई, ठीक है। वो पार्टिकल बच्चों जो एनर्जी बैरियर को ओवरकम करेंगे, जिनकी एनर्जी कोलिजन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी जितनी
या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। क्लियर? मैं दोबारा बात बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला, वो पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं और जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हो या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो, वो पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है फॉर इफेक्टिव कोलेजन। ठीक है, मैं बात इफेक्टिव कोलेजन की कर रही हूँ, सिर्फ कोलेजन की नहीं कह रही, बिकॉज हमने पढ़ा है ना कि दो तरह का कोलेजन होता है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलेजन, कि आपको जो है वो एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिले, उसको हम बोलते हैं वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्लियर है? तो इसी तरह जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं, जिन पार्टिकल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होगी वो पार्टिकल्स कन्वर्ट किस में होंगे, प्रोडक्ट में। ऐसे ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम बच्चों एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्स एक्सिस पे हमने लिखना है मॉलिक्यूलर एनर्जी, ठीक है, पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। क्लियर? और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? अब एक्स एक्सिस में एनर्जीज इंक्रीज हो रही है और वाई एक्सिस में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लिखने हैं। क्लियर है? अगर आप देखें तो बच्चों इस तरह की कर्व बन रही है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बेशक आगे बढ़ा दो। क्लियर हो गया? अब आपने करना क्या है बच्चों, अब हमने कहा कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने सेट किया, इसको हमने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और ये जो सारा का सारा कर्व है, यहाँ पे ये सारी का सारा जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, ये क्या है, ये है प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सारे के सारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या है। अब ये जो हमारे पास ये कर्व बनी है, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। ठीक है, ठीक है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जो सारा एरिया है अंडर दिस कर्व, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे के सारे प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये जो मैंने एक लाइन सेट की है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो मॉलिक्यूल जब कोलाइड, अब ये मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे, जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी कोलिजन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो, वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। यानी इसका मतलब है हमारे पास जो ये वाला एरिया होगा सारा का सारा, इन मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी जो है, तो इट मीन्स दैट इन मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है और एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ वाले हिस्से के मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा जो एरिया अंडर द कर्व है वो सारा का सारा मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शन है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, सिर्फ वही कन्वर्ट होंगे जिनकी एनर्जी कोलिजन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हो या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो। तो यहाँ तक का जो शेडेड एरिया है, इनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है या एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है, तो यही वाले मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये कर्व हमें मिली है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और फिर बताएंगे कि फिर नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ पे ना हम दो कर्व बनाएंगे। ठीक है, एक में हम टेम्परेचर सेट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T1 इसको बोल देते हैं, और एक में टेम्परेचर हम सेट करेंगे 35 डिग्री। क्लियर है? अब अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, या डबल या ट्रिपल। यही बात हमने बोली ना पीछे। तो चलो अब जरा इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले देखो बच्चों क्या होगा, सेम वही चीजें हैं, हमने वाई एक्सिस पे लिखना है फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन यानी मॉलिक्यूल्स, और एक्स एक्सिस पे हमने लिखनी है कोलिजन एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, जब पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कोलिजन एनर्जी नॉट इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी। सारे के सारे मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी हम कोलिजन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी नहीं है। ठीक है, कोलिजन एनर्जी लिख रहे हैं, तो कोलिजन तो इफेक्टिव भी होता है, नॉन इफेक्टिव भी होगा। क्लियर है? तो सारी की सारी जो मॉलिक्यूल के कोलिजन की एनर्जी है उसको हम यहाँ पे कोलिजन एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही कर्व बनाते हैं जो इससे पहले हमने बनाई थी। अब वो कर्व क्या थी, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले पुरानी कर्व बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है,
इतना कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक कर्व आ गई, क्लियर हो गया। अब ज़रा इसको मेंशन करते हैं। अब इस कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, T1, क्लियर हो गया, ठीक है। और अब एक कर्व ये होगी। अब ज़रा दूसरी कर्व बनाते हैं, पेंसिल चेंज कर ले। टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, ये याद रखना है आपने। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, क्या है ये है E A नीचे वाले की, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लेयर की, ये जो फर्स्ट वाली हमने ग्राफ यहाँ पे शो किया है ना, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे T1 है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। अब T1 हमने कितना कहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमने कितना कहा है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज़ ऑब्वियस होगी कि T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1, क्लियर हो गया। ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये क्या है बच्चों, ये है EA, यानी ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप जरा इस ग्राफ से देखो क्या नजर आ रहा है। अब एक चीज तो देखो, ये हमारे पास जो एरिया है ये क्या है, ये फ्रूटफुल प्रोडक्ट बना रहा है, कोलेजन शो कर रहा है, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास ये एरिया हो गया, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ आ रही है, इससे हमें समझ आई है कि जब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज किया तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। इससे डबल हो गया, मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन ये था इससे वो डबल हो गया। तो यही हमने बात की ना कि ऑब्जर्व किया गया है कि जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और ये ग्राफ से शो भी हो गया कि 10 डिग्री हमने जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज किया और हमारे पास देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। बिकॉज ये जो लाइन है ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो करती है, यानी जितने पार्टिकल जो अंडर दिस कर्व हैं, इस कर्व के अंदर हैं, इसका मतलब है कि जब वो कोलाइड करेंगे, जब उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट बना देंगे। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया। और ये जो हमने बात बोली थी उसको हमने एक्सप्लेन भी किया। तो पीक है डबल टेम्परेचर की, ये वाली, ठीक है, ये वाली पीक, ये क्या है, ये पीक जो है वो लोअर है, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टेम्परेचर। पीक क्या है, ये लोअर है, ठीक है, एंड शिफ्ट किस साइड पे हो रही है, राइट साइड पे, इस साइड पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है, एंड शिफ्ट्स टू द राइट। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने ही पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी उतना कोलिजन ज़्यादा होगा, जितना कोलिजन ज़्यादा होगा प्रोडक्ट उतने ज़्यादा बनेंगे, मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये हमने बता भी दिया। तो ये जो कर्व्स हैं बच्चे, इनको हम बोलते हैं, ये है बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये सिंपल ही था, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी जाता है इफेक्ट, क्लियर है। तो अब इसके बाद जो है वो थर्ड देखते हैं हम, फैक्टर सरफेस एरिया। हमारी बुक में ये मेंशन नहीं है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि उसने जो है वो फैक्टर का नेम तो मेंशन किया है ना। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉलिड की, क्लियर हो गया। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट, जितना सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूं बच्चों, एक हमारे पास है ब्लॉक ये, ठीक है, और एक ही ब्लॉक को हमने क्या किया हुआ है, डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो ये एक सरफेस एरिया, फिर उसके बाद ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, जगह जो है वो बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट, ठीक है, तो इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन। हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिड की बात करें, लिक्विड एंड गैस का तो कोई सरफेस एरिया परफेक्ट नहीं होता ना। अब रीजन देखो, बिकॉज इट एक्सपोजेस मोर पार्टिकल्स टू कोलिजन, ठीक है। सॉलिड के केस में क्या होता है कि ज्यादा पार्टिकल जो है वो कोलाइड करते हैं, पार्टिकल्स में कोलिजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो बिकॉज इट एक्सपोज मोर पार्टिकल्स टू कोलिजन विद अदर रिएक्टेंट, और इससे होता क्या है, मोर फ्रीक्वेंट एंड सक्सेसफुल कोलिजन होगा। जब कोलिजन ज्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर लार्ज पीस है, ठीक है, एक बड़ा बॉक्स है, तो उसका सरफेस एरिया जो है वो लो होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। अगर एक ही बॉक्स के हमने जो है वो डिफरेंट स्मॉल पीस कर दिए हैं तो इनमें जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज हर बॉक्स का अपना सरफेस एरिया होगा ना। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है बच्चों, फास्ट हो जाता है। अब बच्चों एक ना डू यू नो है यहाँ पे लिखा हुआ, उसको भी देख लेते हैं।
अब डू यू नो कि केस में उसने लिखा हुआ है जनरली गैसेस में, गैसेस की बात की है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली गैसेस में क्या होता है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर के इंक्रीज, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में हमने गैस फिल की हुई है, ठीक है। ऊपर से हम इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, प्रेशर, ठीक है। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो कंटेनर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये दब जाएगा। जब ये दब जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चों, जो कोलिजन है वो इंक्रीज होता है। जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा बच्चों, वो ज्यादा होगा। याद रखो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम गैसेस की बात कर रहे हैं, लिक्विड एंड सॉलिड की बात नहीं कर रहे। लिक्विड एंड सॉलिड में जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। प्रेशर चेंज हैज नो इफेक्ट किस पे, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।